हेलो एवरीवन, मैं हूं अपेक्षा और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे इस चैनल द मनी रोलर पर और इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और पॉपुलर है, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। आई थिंक आपने म्यूचुअल फंड सही है ये पर्टिकुलर सेंटेंस जरूर कहीं ना कहीं सुना ही होगा, क्योंकि ये एक एड कैंपेन था एम्फी ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड होता है जिनका काम ही होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को डेवलप करना, स्पेसिफिकली इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। तो ये जो एड कैंपेन आया था इतना फेमस हो गया था, इतना पॉपुलर हो गया था कि बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिल गई थी कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसमें पैसे क्यों डालने चाहिए वगैरह। तो इसके बाद काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ चुका था इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल द मनी रोलर पर हम काफी ज्यादा वेल रिसर्च्ड वीडियोस डालते हैं जो कि स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमिक्स इन टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आइए हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ आगे और देखते हैं कि आज कौन से पॉइंटर्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम म्यूचुअल फंड क्या होता है वो देखेंगे, कैटेगरीज कौन से होते हैं फंड्स के, इनमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको कंसिडर करने होते हैं आपके पैसे लगाने से पहले, और एंड में हम एक म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर जाएंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड के मीनिंग से। मैं मीनिंग आपको बहुत ही ज्यादा सिंपलिस्टिक शब्दों में समझाने वाली हूँ। ओके, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर सिनेरियो आपके दिमाग में रन करना है जो मैं बता रही हूँ। तो मान लीजिए कि आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो सोच रहे हो कि मुझे कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, उसके लिए आप कुछ पैसे साइड में रख देते हो। तो ये एक डिसीजन आपने ले लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि भैया पैसे डालने तो है स्टॉक मार्केट में, पर कौन से स्टॉक्स में डालने हैं। तब जब आप ये चीज देखने जाते हो तब आपको पता चलता है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर तो लगभग 5000 कंपनीज लिस्टेड है और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर कम से कम 1500 कंपनीज लिस्टेड है। अब ये जो चीज है वो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जो 6-7 हजार कंपनीज है उनमें से मैं अपने पैसे कौन से कंपनी में लगाऊं, क्योंकि जब भी किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है तब उन्हें इकोनॉमी के बारे में, सेक्टर के बारे में, कंपनी के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में सारी डिटेल्स, सारी स्टडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है और भले आप किसी स्टॉक में पैसे डाल देते हो किसी के कहने पे या किसी ने कोई टिप दे दी उसके बेसिस पर, और अगर आपके पैसे डूब गए तो, क्योंकि ये तो आपकी मेहनत की कमाई है, तो ऐसा करना सही बात नहीं होती है। आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप हार्ड अर्न्ड मनी अपना डाल रहे हो बराबर। तो ऐसे सिचुएशन में अब जब आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई एक ऐसा इंसान आता है जो आपसे कहता है कि आप आपके पैसे मुझे दे दीजिए, मैं आपके पैसे इन्वेस्ट करूंगा सही तरीके से, क्योंकि मुझे इसके बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, और मैं एक मिनिमल फीस आपसे चार्ज करूंगा। तो अब आप ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, इजंट इट, कि मेरा जो टेंशन है अब तो मुझे मगजमारी नहीं है ये सारा चीज स्टडी करने के लिए, और मेरे पास तो वक्त भी नहीं है क्योंकि सबके अपने कुछ ना कुछ काम होते हैं, सबको इतना टाइम नहीं होता कि वो म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल मार्केट्स का स्टडी कर सके। तो यही चीज, ये एग्जैक्ट चीज जो ये इंसान करने वाला है वही म्यूचुअल फंड करता है। म्यूचुअल फंड आपके लिए आपके पैसे इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, एक पर्टिकुलर फी लेता है उसके लिए। तो ये एकदम ही बेसिक चीज हो गई जो म्यूचुअल फंड कर रहा है। अब किसी किसी के दिमाग में शायद ये एक बात आ सकती है कि पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, उनके पास भी तो हम जा सकते हैं। ये बात भी सही है, हम उनके पास जा सकते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनकी काफी स्मॉल अमाउंट रहती है इन्वेस्टमेंट की, तो शायद ये एडवाइजरी फी उनके लिए महंगी हो सकती है और उनके लिए सही नहीं होगा उनको अप्रोच करना, क्योंकि पोर्टफोलियो काफी ज्यादा स्मॉल है। इसीलिए उनके लिए फिर म्यूचुअल फंड एक ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। ओके,
अब हमें बेसिक तो समझ आ गया है म्यूचुअल फंड के बारे में कि होता कैसे है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है आगे चलकर जो हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपका बंदा जो पैसे डालने वाला है स्टॉक मार्केट में उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको पता है मार्केट के बारे में। तो इस इंसान को कहते हैं फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर का जो प्रोफाइल है वो भी आप म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। उन्होंने पास्ट में कौन से फंड मैनेज किए थे, अभी फिलहाल कौन से फंड मैनेज कर रहे हैं, उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सेट्रा। ये सारी डिटेल्स आपको दी जाती है। इसके बेसिस पे भी आप फंड चूज कर सकते हो, या आप ऑलरेडी पैसे डाल रहे हो किसी फंड में तो आप जाकर देखिए कि आपके फंड मैनेजर एक्चुअली है कौन। आपको उसके बारे में आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि डाइवर्सिफिकेशन। अब मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप पैसे लगा रहे हो कहीं पे भी तो एक ही स्टॉक में, एक ही सेक्टर में पैसे नहीं लगाने चाहिए। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपके जो पैसे हैं वो हर जगह पे थोड़े 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 डालेगा। तो ये पाई चार्ट देखिए, आपको आइडिया आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, आप म्यूचुअल फंड को दे देते हो। इन्होंने क्या किया है, 40% पैसे उसमें से एफएमसीजी में डाले हैं, 30% फार्मा, बाकी के थोड़े इंश्योरेंस, माइनिंग में। तो इस तरह से आपको आपके पैसे अलग अलग जगह पर डालने हैं ताकि आपका ओवरऑल रिस्क कम हो जाए। मान लीजिए कि माइनिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके वजह से वहां पर आपको लॉस हो गया, पर वो ओवरऑल पोर्टफोलियो को आपके अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपको मे भी प्रॉफिट हो रहा होगा एफएमसीजी में, फार्मा में। तो उसके वजह से जो लॉस हुआ है आपको माइनिंग में वो क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। अब ये म्यूचुअल फंड में हम जब पैसे डालते हैं तब पॉसिबल हो पाता है। कभी कभी अगर हम खुद पैसे डालते हैं स्टॉक मार्केट में ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमारे पास काफी स्मॉल अमाउंट हो सकती है इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो इसीलिए ये एक फायदा होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। तीसरी जो चीज है वो है ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, कि आप जो बाइंग एंड सेलिंग करते हो वो कैसे सिंपल रहता है। उसके बारे में बात करने से पहले मुझे और एक चीज आपको बतानी थी कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हो तब आपको यूनिट्स दिए जाते हैं, आप उस म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर बन जाते हो। जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हो वैसे आप शेयर होल्डर बन जाते हो, उसी की तरह जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तब आप यूनिट होल्डर बन जाते हो। अब ये जो यूनिट्स होते हैं ना उसका एक वैल्यू रहता है, उसे कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। अब ये नेट एसेट वैल्यू होता क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। तो म्यूचुअल फंड करता क्या है, काफी सारे इन्वेस्टर्स से पैसे जमा करता है, कलेक्ट करता है, और वही पैसे वो क्या करता है स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटीज में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो उनके पास ये पूरा एसेट हो गया, राइट। जहां जहां पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनका क्या हो गया, एसेट हो गया। और इस एसेट में से वो क्या करते हैं, टोटल एसेट में से कुछ अगर उनका कोई लायबिलिटी होगा उसे वो डिडक्ट कर देते हैं और उसे फिर डिवाइड करते हैं टोटल जो उनके जो यूनिट्स होते हैं जितने उन्होंने इशू किए हैं उससे। वो आपको देता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, मतलब एक यूनिट जो आपके पास है उसका वैल्यू। अब आपको हर बार ये नेट एसेट वैल्यू या तो एंड ऑफ द डे मतलब शाम को मिलता है या तो हफ्ते में एक बार। तो कुछ फंड्स होते हैं जो आपको डेली बेसिस पे एनएवी बता देते हैं, कुछ फंड्स आपको हफ्ते में एक बार बताते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से एनएवी पे वो फंड में इन्वेस्ट किया है और फिर अभी वो एनएवी क्या है, ताकि आपको ये आइडिया आए कि वो परफॉर्म कर रहा है अच्छा या नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो ये होता है एनएवी आपका। अब मैं आती हूँ इस पर्टिकुलर चीज में, ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग में। तो देखिए दो तरीके होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं फंड के। एक होते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है कि आप किसी भी बिजनेस डे पर आकर वो फंड में पैसे डाल सकते हो और किसी भी बिजनेस डे पर रिडीम कर सकते हो। तो ये काफी सिंपल हो गया। क्लोज एंडेड फंड्स में ऐसा होता है कि आपके लिए वहां पर मेच्योरिटी ऑलरेडी वो बता देते हैं कि ये मेच्योरिटी होगी, तो आपको इसमें पैसे कब डाल सकते हो आप क्लोज एंडेड फंड में, सबसे पहले टाइम पे जब वो फंड लॉन्च होता है तभी। अब ये जो फंड लॉन्च होता है उसे कहते हैं न्यू फंड ऑफर, एनएफओ कहते हैं उसे शॉर्टकट में। जैसे हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शायद आपने सुना होगा। आईपीओ में क्या होता है कि जो कंपनी रहती है सबसे पहली बार मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराती है, अपने शेयर जो है वो लोगों को अवेलेबल कराती है, उस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ। लोगों से पैसे रेस करती है। उसी की तरह जब फंड हाउस नया कोई फंड लेकर आता है उसे कहते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। तो जो क्लोज एंडेड फंड अगर कोई रहेगा तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे जब पहली बार वो एनएफओ, न्यू फंड ऑफर आता है, और फिर आप वो मेच्योरिटी पर आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब भी चाहिए तब बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो लिस्टेड तो होता है स्टॉक मार्केट में पर काफी ज्यादा लिक्विड नहीं होता, तो इसीलिए तुरंत आपको बेचना और खरीदना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंड के। ओके, तो टाइप ऑफ फंड बेसिकली 3 टाइप ऑफ फंड होते हैं। ये मेन फंड्स है आपके, इसके अंदर फिर कैटेगरीज हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले मेन फंड्स की बात करती हूँ। पहला दिया गया है इक्विटी फंड। अब इक्विटी फंड में होता क्या है कि आपके जो पैसे हैं वो सीधे सीधे जो स्टॉक्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कंपनीज होती है उनमें लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी उसके हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड ओवरऑल परफॉर्म करेगा। ओके, अगर वहां के कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। आपको कैसे पता चलेगा? वो एनएवी के हिसाब से। ठीक है, जो नेट एसेट वैल्यू जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था वो फ्लक्चुएट होगा, ऊपर नीचे होगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका इक्विटी फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू हाइब्रिड और डेट फंड। तो इसीलिए जो ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेने को रेडी है, या फिर जो यंग है, जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं उनके लाइफ में, या फिर जिन्होंने जस्ट जॉब शुरू की है, जिनके बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लान्स है, वो लोग इक्विटी फंड में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है हाइब्रिड फंड। अब हाइब्रिड फंड में क्या होता है, इक्विटी और डेट ऐसे दोनों चीजों में पैसे डाले जाते हैं। जिसको मिक्सचर चाहिए इन दोनों का वो हाइब्रिड फंड में जाए। यहाँ पर माइल्ड रिस्क होती है, ज्यादा हाई रिस्क भी नहीं और एकदम से लो रिस्क भी नहीं, तो ऐसे लोग हाइब्रिड फंड में डाल सकते हैं पैसा। तीसरा होता है आपका डेट फंड। अब डेट फंड में आपके पैसे देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाते हैं, तो यहाँ पर वो एक आपको रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न देंगे। यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा कम होगी। तो जिसका अब एज हो चुका है, मान लीजिए रिटायरमेंट की तरफ कोई है और उन्हें अगर इन्वेस्ट करना है तो वो डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम पे अब वो ज्यादा रिस्क लेना उनके लिए सही नहीं है। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचते हो तब आपको ये चीजों के आंसर्स देने हैं सबसे पहले, कि मैं कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरा गोल क्या है इस इन्वेस्टमेंट के पीछे, मुझे रिस्क लेनी है या नहीं लेनी है तो ज्यादा या कम। इन सारी चीजों के बारे में जब आप सोचते हो उसी के बाद आप फिर फंड सोचिए कि फिर मेरे लिए कौन सा सही फंड होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ कैटेगरीज है फंड्स के, ये कुछ एडिशनल कैटेगरीज देखते हैं। अब जो आपका ग्रोथ फंड है वो जैसे मैंने आपको इक्विटी फंड बताया था उसी की तरह यहाँ पर जो पैसे है वो डायरेक्टली स्टॉक्स में लगाए जाते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो कैसे बढ़ेंगे उसके बारे में सोचते हैं। जैसे कि हम स्टॉक्स में अगर कोई स्टॉक हमने 10 रुपए का लिया और वो समझिए 6 महीने बाद 15 रुपए हो गया, तो वो जो 5 रुपए है उसे हम कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। तो जो ग्रोथ फंड होता है उसका मेन मोटिव होता है कैपिटल एप्रिसिएशन की तरफ उनका ध्यान रहता है ज्यादा। तो यहाँ पर क्या रहता है, थोड़ा ज्यादा रिस्क रहता है कंपेयर टू आपके बाकी फंड्स रहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इक्विटी से एक्सपोजर है। ओके, दूसरी बात है आपके इनकम फंड। तो इनकम फंड में क्या होता है कि आपको एक अगर स्टेबल इनकम चाहिए एवरी मंथ एवरी क्वार्टर, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो आपके पैसे हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसी चीजों में आपके पैसे लगाए जाते हैं, बॉन्ड्स में एक्सेट्रा। तो यहाँ पर रिस्क कम होती है कंपेरेटिवली। जो लिक्विड फंड है, अब लिक्विड फंड में काफी ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाए जाते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। आपके पास अगर कुछ पैसे हैं जो ऐसे ही आपके पड़े हुए हैं जिन्हें आप सोचते हो कि चलो इन्वेस्ट कर देते हैं सिर्फ सेविंग अकाउंट्स में रखने से अच्छा, तो वैसे आप पैसे यहाँ पर कुछ टाइम के लिए लगा सकते हो। इमरजेंसी फंड की तरह भी आप इसे ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आप तुरंत एग्जिट कर सकते हो इस फंड में से, और यहाँ पर रिस्क भी काफी कम होती है। नीचे दिया है टैक्स सेविंग फंड। अब टैक्स सेविंग फंड में आपको बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, आपको 1.5 लाख तक का हर साल डिडक्शन मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो एक एग्जांपल है इसका ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ऐसे भी फंड्स है, अगर आप फाइल करते हो आपका इनकम टैक्स रिटर्न तो आप वो भी सोच सकते हो। नीचे दिया है सेक्टर स्पेसिफिक फंड। अब ऐसे रहता है कि मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में लग रहा है कि ये सेक्टर नेक्स्ट 10 ईयर्स में बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाला है, इसमें ग्रोथ आने वाली है, ये कोई नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे पैसे लगने चाहिए, तो आप ऐसे पर्टिकुलर फंड्स भी ढूंढ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल फंड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, फार्मा फंड है। तो ऐसे फंड स्पेसिफिक, तो ये फंड्स क्या करते हैं, उन्हीं स्टॉक्स में पैसे डालते हैं। फार्मा होगा तो सिर्फ वो फार्मा के स्टॉक्स में ही पैसे डालेगा। ओके, नेक्स्ट है थीमेटिक फंड। तो थीमेटिक फंड में ऐसे रहता है कि जो
फंड मैनेजर है उसके दिमाग में कोई एक पर्टिकुलर आइडिया है, कोई एक पर्टिकुलर थीम है कि ये वाली चीज में हमें पैसे डालने चाहिए, ऐसा ही हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो उनके सारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो थीम की तरफ ही घूमेंगे। एक सिंपल एग्जांपल मैं दे दूं आपको, हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। तो मान लीजिए डिविडेंड स्पेसिफिक आपका थीम है, तो वो फंड मैनेजर क्या करेंगे, फिर ऐसे ही स्टॉक्स को ढूंढेंगे जहां पर डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है। ओके, तो ये सारे हो गए हमारे एडिशनल कैटेगरीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कौन इसे मैनेज करता है, कैसे फंड्स होते हैं वगैरह, पर अब हमें जानना है कि हम पैसे लगाए कैसे इसमें। तो देखिए, दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो SIP में क्या होता है कि आप रेगुलरली थोड़े थोड़े पैसे डाल सकते हो, जैसे कि महीने के कुछ पैसे या फिर क्वार्टरली कुछ पैसे। अब यूजुअली जो लोग सैलरीड लोग होते हैं, जिनको एक फिक्स्ड इनकम हर महीने आती है, तो वो इसमें डाल सकते हैं पैसे, अगर एक साथ पैसे नहीं डाल सकते हैं तो। और ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड में कम से कम 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, ₹100 रुपीज का भी SIP का प्लान है कुछ, आई थिंक रिलायंस म्यूचुअल फंड में तो है ही, और आप बाकी भी आप खुद से देख सकते हो। ठीक है, और दूसरा है लमसम। लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि एक साथ मान लीजिए आपके पास है, आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है, तो आप वन टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए। अब जब आप SIP करते हो तो आपको क्या करना रहता है, जो म्यूचुअल फंड अकाउंट रहता है वो आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से लिंक करना है, और आपको जिस महीने आपके पैसे कटने हैं, डेबिट होने हैं आपके अकाउंट से, वो आप डेट भी फिक्स डाल सकते हो। तो उसी डेट पर आपका जो SIP इन्वेस्टमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड अकाउंट में चला जाएगा। तो ये इतना ज्यादा सिंपल हो चुका है, आप उनके वेबसाइट पर जाकर कर सकते हो म्यूचुअल फंड के। ओके, म्यूचुअल फंड में अब इन्वेस्ट कैसे करते हैं वो तो हमें दो तरीके पता चल गए। अब हम देखते हैं कि कौन से पॉइंटर्स है जो हमें कंसिडर करने हैं। सबसे पहले होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो में क्या, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फीस या जो मैनेजरियल फीस रहता है, फंड मैनेजर्स फी, ये सारी चीजें इसमें आ गई। आपको देखना है कि कितना रेशियो, कितना फी चार्ज कर रहे हैं। ओके, दूसरा होता है हिस्टोरिकल रिटर्न्स। तो जब से फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक उन्होंने कितने रिटर्न्स दिए हैं, ईयर ऑन ईयर कितने थे, मंथली कौन से मंथ में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए, ये सारी चीजें आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे। अब मेन पॉइंटर क्या रहता है इसमें, जब आप रिटर्न्स देखते हो, कि आपको ये देखना है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो वाले सिचुएशन में म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो मान लीजिए मार्केट तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, पर अगर म्यूचुअल फंड ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दे रहा या फिर कंसिडरेबली स्टेबल है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो फंड है वो काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है, और फिर आप उस फंड में पैसे लगा सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, प्रोफाइल देखना है आप फंड मैनेजर का। अब इसमें क्या रहता है कि कभी कभी फंड मैनेजर चेंज भी हो जाते हैं, कि आप मान लीजिए लास्ट 3 ईयर्स से इन्वेस्टेड हो किसी फंड में, और आप काफी ज्यादा खुश हो उस फंड मैनेजर के डिसीजंस या उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसको लेकर, पर अब ऐसा हो रहा है कि कोई और फंड मैनेजर आकर वो फंड को चलाने वाले हैं, और जो पहले वाले फंड मैनेजर ने एग्जिट कर दी है। तो आपको अब देखना होगा कि अब फंड कैसे चलेगा। जो नए फंड मैनेजर आए हैं उनकी क्या फिलॉसफी है इन्वेस्टमेंट की, उनका प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीजें आपको एक बार देख लेनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपोजर। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट में कि आपके जो पैसे हैं वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड होंगे, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर्स में आपके पैसे लगाए जाएंगे। तो आपको ये चीजें भी देखनी है कि कौन से सेक्टर्स में पैसे डाले हैं, कौन से कंपनीज में, क्योंकि इसके बारे में जो डिस्क्लोजर रहता है वो दिया जाता है। ओके, तो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंटर्स। अब हम डायरेक्टली जाते हैं एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे, ताकि आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में पता चल जाए। अब यहाँ पर मैंने रिलायंस म्यूचुअल फंड का जो वेबसाइट है उसे लोड किया है। आप अगर आवर प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर टैब में जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एसेट क्लास के हिसाब से ये किया गया है, कैटेगरीज बनाई गई है, जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड और लिक्विड फंड हुआ, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी। रिटायरमेंट फंड है, ETF है, ETF के बारे में हम एक वीडियो जरूर लाएंगे। आगे देखिए NFO और FFO, जैसे मैंने बताया था आपको न्यू फंड ऑफर, जब पहली बार फंड लॉन्च होता है तब उसे NFO कहते हैं, वो दिया गया है। FFO होता है आपका फर्दर फ्यूचर में जो फंड ऑफर आएंगे उसके बारे में डिटेल्स दिए गए हैं। अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए मैं एक पर्टिकुलर इक्विटी फंड यहाँ पर लोड करती हूँ, हम देखते हैं कि कौन से टाइप के डिटेल्स देता है म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर फंड मैंने लोड किया है। सबसे पहले देखिए आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बताया गया है, ये आपको बताएगा कि आपके पैसे
क्या सोचकर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, स्ट्रैटेजी, फिलॉसफी क्या है। तो आप देखिए ये अगर आपके गोल्स के साथ मैच करता है तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ओके, ये सबसे पहली बात होती है। दूसरा देखिए, यहाँ पर मैंने कहा था कि आपको एनएवी ट्रैक करना होता है, नेट एसेट वैल्यू ये दिया है, फिर नीचे रिटर्न्स दिए हैं। अब रिटर्न्स कौन से दिए हैं, देखो 1 ईयर, 3 ईयर्स कैगर दिया है, और जब से फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक क्या रिटर्न दिया है वो भी दिया गया है। नीचे अगर आप आओगे तो आपको जो फंड मैनेजर है उनके भी डिटेल्स दिए होते हैं, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि फंड मैनेज कौन कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे। करेक्ट, जब आप पोर्टफोलियो में जाते हो तब आपको कौन से सेक्टर में कितनी % एक्सपोजर है वो बताई जाती है। तो ये जो फंड है यहाँ पर देखो 18% पैसे जो इस फंड के है वो बैंकिंग सेक्टर में डाले हुए हैं, और उसी के साथ साथ जो टॉप 10 या टॉप 20 कंपनीज होती है जहां पर पैसे डाले हैं वो भी आपको बताया जाता है, तो वो आपको देखना है। नीचे अगर आप देखोगे तो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड टूल्स, यहाँ पर कुछ पीडीएफ है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेल्स है, वो आप डाउनलोड करके भी स्टडी कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंटर्स होते हैं जो आपको देखने हैं आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तब। ओके, खुद आकर उस वेबसाइट पे उसी के बाद आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। तो ये था पूरा म्यूचुअल फंड का डिस्कशन मेरी तरफ से। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जो भी हम इंपॉर्टेंट वीडियोज लाते हैं वो मिस आउट नहीं कर दो। थैंक यू सो मच।